नमस्कार। इधर हम सब की वजह से कुछ खबरें ऐसे आ रही हैं कि कोरोना फिर से अपने पैर पसार सकता है। हम सब की वजह से इसलिए कि हमारी बड़े मन में इच्छा हो रही है कि जाके मसूरी घूमें। हमारी बड़ी मन में इच्छा हो रही है कि मालवीय नगर के बाजार में जाकर के खरीदारी करें और हमारी बड़ी इच्छा हो रही है कि अगल-बगल घूमते हुए दूसरों के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए हम अपना सब कुछ जो है वो काम सामान्य तरीके से करने लगे और भूल जाएं कि कोरोना के दूसरे दौर में हमने क्या-क्या खोया है। ये अपने आप में इतनी चेतावनी होने के बाद किसने इसके विरोध में चेतावनी दी? प्रधानमंत्री से लेकर के और सब डॉक्टर कहते हैं कि आप सचेत रहिए, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में ये सवाल निश्चित रूप से उठता है कि देश की स्थितियों को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए और कुछ राज्यों के हालात को देखते हुए ये समझा जाए कि अगर तीसरी लहर आई तो कैसी होगी? और वो भी उस आदमी से समझा जाए जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता रहता है, जो हमेशा आपको डराता नहीं है कि नहीं बड़ा बुरा हाल होने जा रहा है। तो जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर जुगल किशोर से, सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। आप वैसे तो बहुत पॉजिटिव बातें करते रहते हैं और आपसे बात करके इसीलिए आनंद भी रहता है। लेकिन हम भाई लोग जो है मान ही नहीं रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब पार्टियां करने लग गए हैं, खूब पुराने अंदाज में नजर आने लगे हैं। तो ये सब पुराने अंदाज, पुराना मतलब 1.5 2 3 साल 2 साल पुराना अंदाज में जब आने का मामला है, तो ये कितना घातक होगा साबित हमारे लिए? ये आपका जो प्रश्न है ये कुछ उस तरह से है जैसे अभी जो हालात चल रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों को ये चिंता है कि क्या जो लहर आएगी वो सेकंड लहर जो आई थी उसमें जो हाहाकार मचा था उस तरह का तो नहीं होगा, और उसके साथ में एक चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग अब बहुत ही निश्चिंत हो गए हैं और अपनी पूरी जो खुशियां हैं वो दोबारा से मनाने लगे हैं उसी तरह से जैसे वो 2-3 साल पहले करते थे। तो इसमें कई सारे इश्यूज डिस्कस करने की बात है। एक तो ये कि थर्ड जो लहर की बात हम कर रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी 4 स्पाइक्स आए हैं, और 4 स्पाइक्स वो इसलिए आए क्योंकि हमारी दिल्ली बहुत ही वॉलेटाइल है और बहुत जल्दी उसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के हैं और वो अपने घर वापस जाते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत लोग स्लम्स के अंदर रहते हैं, या फिर कहना चाहिए बहुत बड़े बड़े बाजार हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो और संसद भी है। तो ये सब अगर मान लिया जाए तो जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है वो भी दिल्ली में बहुत ही सक्रिय है, तो उनकी वजह से एक लहर हमारे को कई इस तरह के स्पाइक हमारे को दिखे। वो नेशनल लेवल पर इस तरह के नहीं दिखे। अगर नेशनल लेवल पर हम देखें तो ये 2 लहर बहुत ही साफ नज़र आ रही है, और वो लहर हमारे वायरस के वेरिएंट से लिंक है। जो हमारा पुराना वायरस था उसमें पीक हमारा कमज़ोर था और बहुत ही ब्रॉड था, लेकिन जो सेकेंड लहर थी उसमें वायरस वेरिएंट डिफरेंट था और उसकी पीक बहुत हाई थी और वो नीचे से जल्दी से गिरा भी। तो ये एक इंडिकेट करता है कि जो वेरिएंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इस तरह की लहर हमारे को नेशनल लेवल पे दिखी। अब जो हमारे को अभी भी जो केस पॉजिटिविटी है, या कहना चाहिए RT-PCR पॉजिटिविटी है, वो बहुत सारे ऐसे स्टेट में से आ रहा है, तो नेशनल लेवल पे अभी भी एक्टिव चल रहा है। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है या हमारा साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर है, तो वो जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी केसेस एक्टिव हैं, या कहना चाहिए ये जो हमारा वायरस है ऐसा पर्कुलेट कर रहा है या अंदर घुस रहा है हमारे पूरे जो समाज है, या कहना चाहिए देश के दूर दराज एरिया में घुस रहा है, इसीलिए वो कंटिन्यूसली हमारे केसेस होते रहे हो रहे हैं।
जो ये वायरस है, ये जो सेकेंड टाइम है, इसको हमने डेल्टा का नाम दिया, और उस डेल्टा का जो वेरिएंट है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पता चली कि बहुत ही इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब कि 40 से 60% एक्स्ट्रा इसके अंदर फैलने की ताकत रही। और ये भी देखा गया कि जो इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो रही है, उस इम्यूनिटी को भी ये इवेड कर पाया या उसको नेग्लेक्ट कर पाया, या न्यूट्रलाइजिंग पावर उसकी हमारी बॉडी की नहीं रही। और उसी की वजह से ये हुआ कि हमारे जो वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी मिली थी उसको भी वो ओवर पावर कर पाया। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इस सारे इम्यूनिटी को नहीं ओवर पावर कर पाया। जो हमारी पुरानी, या कहना चाहिए जो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आई थी, उसमें काफी हद तक ये हम इस वायरस से बचे रहे। तो इस बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लग रहा है कि वो निकल के आ रही है, वो ये है कि जो वायरस है, जो हमारी इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है, उसको भी वो तोड़ता नजर आ रहा है। एक सवाल ये होता है कि आखिर एक इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है? रिसर्चर्स इस पे बहुत साफ बात नहीं कर रही हैं, मेडिकल साइंस इस पे बहुत साफ बात नहीं कर रहा है कि मान लीजिए पहले दौर में जब लोगों के ये शुरू हुआ, पिछले साल मार्च के पहले, जनवरी से कहिए बल्कि कहा जाए, तो उन दौर में यानी कि पहली लहर में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई, वो क्या अब भी काम कर रही है, या दूसरी लहर की इम्यूनिटी अब भी काम कर रही है? और तीसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन ने जो हमें इम्यूनिटी दे रही है, वो कितना काम कर पा रही है, या अगले 3, 4, 5 महीने में कितना, जब थर्ड वेव अपने भगवान न करे चरम पर हो, तो काम करेगी या कर पाएगी? जो अभी तक एक्सपीरियंस हमारा रहा है, वो वायरस के अगेंस्ट में जो हमारी फर्स्ट वेव के अंदर इम्यूनिटी बनी, वो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक सेकेंड वेव में रोकने में सक्षम रही। अगर आप देखें, जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ था उनको दोबारा नहीं हुआ, और जिनको दोबारा हुआ उनको दोबारा नहीं हुआ। मान के चलिए कि मुश्किल से लेस देन 5% लोग ऐसे रहे होंगे जिनको दोबारा इन्फेक्शन रहा। जिनको पहले माइल्ड हुआ और उसके बाद में, मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन होने के जो कारण होते हैं वो कि कितनी डोज हमें मिली, कितना इम्यूनिटी हमारे अंदर है। अगर इम्यूनिटी हमारे अंदर बहुत अच्छी है, जो कि देखा गया कि मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में इम्यूनिटी जो बनती है वो काफ़ी अच्छी बनती है एज कम्पेयर टू एसिम्टोमेटिक और माइल्ड केसेस के अंदर। तो जो एसिम्टोमेटिक थे उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं बनी, तो हो सकता है कि उनको दोबारा इन्फेक्शन हुआ हो। पर यह देखा गया कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है अच्छे से, उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो वैक्सीन की आप बात करें, वैक्सीन में ये देखा गया, जो अभी तक, क्योंकि ये जनवरी से शुरू हुआ और अभी हमारे 6 महीने हुए हैं, तो इसमें ये देखा गया कि इसमें इन्फेक्शन तो हुआ, वो माइल्ड मॉडरेट तक गया और सीवियरिटी तक भी गया, लेकिन उनमें डेथ्स कम हुई या सीवियर कम हुआ। तो ये कुछ ना कुछ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, या कहना चाहिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमारी इम्यूनिटी। इसलिए सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है कि एटलीस्ट हमारी डेथ ना हो, इन्फेक्शन जरूर हो जाए लेकिन डेथ ना हो, उसको प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया, डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म्स के लिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडी से ही नहीं होती, सेलुलर इम्यूनिटी भी होती है, और सेलुलर इम्यूनिटी इसमें बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। तो कहना चाहिए ये कि इसी वजह से हमने देखा कि जो 50% से फर्स्ट लहर में 70 और 75% लोगों को इम्यूनिटी आ गई है, ये अब तीसरी लहर में ऐसा हमें लगता है कि वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो इन्फेक्शन होगा वो 30% या 25% जो लोग रह गए हैं, उन्हीं लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं, और वो तभी पॉसिबल है। उसके कई तरह के हालात ऐसे हो सकते हैं। एक हालात तो ये हो सकता है कि वो जो 30% लोग हैं वो अपने छुपी हुई जगहों से निकल के एक ऐसी जगह पर आ जाए जहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो। जैसे कि अभी होने वाला था कि कावड़ लेने के लिए लोग निकलने वाले थे। अब कावड़ के लिए अगर लोग निकलेंगे तो वो दूर दराजों से, हमारे रूरल एरिया में जो लोग, हमारे यंग बच्चे बैठे हुए हैं, वो सारे निकल के अब आएंगे वहां पर अपने गंगा तट पर आएंगे।
तो इकट्ठे होंगे, वहां पर लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। तो वो जो एक तरीका होता है कि लोग निकल के ऐसी पोजीशन पे आए जहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो, तो वो एक रीजन होता है हमारी इमीडिएटली कोई वेव आने का। और दूसरा ये है कि जो हमारा वायरस है उसके अंदर ही एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वो तेजी से फैला। मतलब कि जैसे अभी हमारा सेकेंड वेव आया जिसमें हमारा डेल्टा वेरिएंट हुआ, अब अगर हम कहें कि एक कोई कापा वेरिएंट या और दूसरा वेरिएंट जो ज्यादा इन्फेक्टेड है वो पॉपुलेशन के अंदर फैलेगा और वो उनको इन्वॉल्व करता हुआ जाएगा। जैसे कि हम लोग इन्फेक्टेड हो गए या हमारी को इम्यूनिटी हो गई, तो हमारे को पास करके वो तेजी से उन लोगों के पास जाने की कोशिश करेगा जिनको इम्यूनिटी नहीं है और उनमें इन्फेक्शन होगा। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत लहर उस वक्त में हमारे को दिखाई दे। तो वो तभी पॉसिबल है कि या तो ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो, जैसा कि होता है कि वो निकल के ऐसी जगह पर आगे जहां इन्फेक्शन हो सकता है कि भाई आप शिमला पहुंच गए सारे और आप हॉलीडे मना रहे हैं, तो वो ऐसे हालत में हो सकता है। या फिर हमारा जो वायरस है वो चेंज हो जाए। इसी कंडीशन में थर्ड वेव हमें दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती है। खास तौर से जब वैक्सीनेशन का दौर का मामला हो तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन को वैसे तकनीकी रूप से 15 जनवरी 16 जनवरी से हुआ शुरू, लेकिन वो मार्च के बाद एक थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी और फिर अब तक देश में सिर्फ 40 करोड़ वैक्सीन लगभग लगाई जा चुकी है। थोड़ा सा ज्यादा है वो आंकड़ा, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो दोनों डोजेज जिन लोगों को ले चुके हैं लोग, वो अभी 10% नहीं हुए हैं। तो क्या एक सिंगल डोज भी पर्याप्त होगी? एक चीज ये सवाल जरूर उठता है कि लोगों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि 70% माना जाता है कि 70% लोगों को जब हो जाए वैक्सीनेशन तो स्थितियां कंपैरेटिवली मजबूत होती हैं, हालात बिगाड़ने ना पाए इसके लिए। तो क्या वैक्सीनेशन ये संभव लगता है आपको कि सितंबर अक्टूबर तक इतना हो सकेगा या हो पाने की संभावना है, या थोड़ा अगर मान लीजिए कम भी होता है तो भी काम चल सकता है? जो प्रोविजन ऑफ वैक्सीन है वो तो मेरा डोमेन नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर गवर्नमेंट है उसको देखना होता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो अगर हम सभी लोगों को 100% वैक्सीन लगाएं और वो एक डोज हो तो कम से कम 50% हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये अगर दोनों डोज लगाएंगे तो 70-80% तक हमारे को प्रोटेक्शन मिलता है। फिर भी 20% ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा वैक्सीनेशन के बाद में भी। जिनको इन्फेक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% तक लोगों को इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी प्रोटेक्टेड है। तो कुल मिला के ये कहें कि जो वैक्सीनेटेड हैं और हमारे जो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी आई है वो दोनों प्रोटेक्टेड हैं। अब जो लोग रह गए तो एक तरीका ये बनता है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ सबसे पहले हम उन्हें टारगेट करें। एक तो तरीका ये बनता है, हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। या फिर एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हम सभी को एक डोज लगा दें, तो उससे भी हमारा पॉसिबिलिटी है। या फिर एक तरीका है कि हमारे पास में सफिशिएंट वैक्सीन है तो सभी को हम 2 डोज लगाएं तो और ज्यादा हमारे को फायदा होगा। ये तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये वायरस चेंज नहीं होता, अगर ये वायरस चेंज होता है, जो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, अगर ये वायरस चेंज होता है तो वो जैसे इन्वेड इम्यूनिटी कर रहा है, जैसे हमारा ये डेल्टा ने किया, उसी तरह से वो नया वायरस करेगा। उस केस में क्या पोजीशन होगी इसके बारे में कहना इस वक्त में पॉसिबल नहीं है। जी, खास तौर से जब अभी आपने बीच में कहा था तो उसमें एक ये भी था कि नॉर्थ ईस्ट है, केरल है, कर्नाटका है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो छोटे बड़े मिला के 10 राज्य जहां 70% से ज्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं। केरल में तो अभी ये तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अपना दबाव ध्यान रखना पड़ा। जब स्थानीय सरकार ने वहां पर, केरल की गवर्नमेंट ने बकरीद के मौके पर ये कह दिया कि नहीं, छोड़ी छूट दे देते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों छूट दे देते भाई? तो अगर आप सख्ती नहीं करेंगे
तो चाहे वो कांवड़ यात्रा में हो, चाहे वो बकरीद का मौका हो, चाहे वो शादी ब्याह का मौका है, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो एक ये आमंत्रण हम दे रहे हैं जो हमारा वायरस है कि भाई साहब आइए और हमारे साथ रहिए कुछ दिन, तो कुछ दिन हमारे साथ गुजारो, हमारे घर में, हमारे देश में ना होने पाए। इसके लिए इसमें हर्ड इम्यूनिटी कितनी काम कर पा रही, क्या हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो अभी भी वो मतलब हर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी डेवलप होना, ये सब अभी वो कॉन्सेप्ट काम कर पाएगा? और खासतौर से नए वेरिएंट को देखते हुए, डेल्टा है, कप्पा है, पहले तो बहुत बड़े बड़े नाम हुए और फिर उसके बाद पॉइंट्स में नाम आ गए और वगैरह वगैरह, तो इन सब हर्ड इम्यूनिटी कितना काम कर पाएगी और क्या स्थितियां बनी हुई हैं ऐसी? कोरोना वायरस जैसे इसमें बीटा वायरस, इसकी वजह से हमारे ये इन्फेक्शन हुआ जो कोविड इन्फेक्शन है, लेकिन उसका जो वेरिएंट है उसमें कई नाम आए, जैसे आपने बताया कि वो नंबर में आए थे, लेकिन अभी दोबारा से उन्होंने बोलना शुरू किया कि बीटा के बाद में डेल्टा एंड फिर अल्फा, ये सारे नाम बोले हैं। जो पहला वेरिएंट था जिससे पहली वेव आई थी और चारों तरफ पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फैला था, उससे हमें ये लग रहा था कि जो उसकी स्थिति है, क्योंकि पुराने जो कोरोना वायरसेस है हमारे, उससे ये इतनी जानकारी थी जो नॉर्मली हमारे समाज के अंदर, या कहना चाहिए ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर होता है, वो 60 to 65 या 70% तक अगर पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी हो जाए वैक्सीन से या इन्फेक्शन से, तो हमारी 30% पॉपुलेशन हमारी हर्ड इम्यूनिटी से बच जाती है। ये ऐसा मान के चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड वेव जिससे आई, उसका वायरस का इन्फेक्टिविटी बढ़ गई, हमारी 60% तक बढ़ गई। उससे क्या हुआ कि वो तेजी से फैला, मतलब कि जो हमारे चारों तरफ जैसे प्रोटेक्टेड लोग हैं और मैं उनसे बचा हुआ हूं, तो वो जो वायरस की पेनिट्रेटिंग पावर है पॉपुलेशन के अंदर, अगर वो बढ़ जाए तो डेफिनेटली मैं उससे बच नहीं सकता। तो यही हुआ कि वो 80% तक हमने देखा कि इम्यूनिटी नहीं आ पाई, है ना। जो 60% है वो अब 80% तक। अगर ये वायरस और इन्फेक्टेड होगा तो पॉसिबिलिटी है कि हम 90% तक भी उसकी हर्ड इम्यूनिटी ना अचीव कर पाए। तो जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है वो वायरस की इन्फेक्टिविटी पर बहुत निर्भर करता है, और पॉपुलेशन किस तरह से डिस्पर्स्ड है। वो जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल अच्छे से, कहना चाहिए हेट्रोजीनस तरीके से डिस्पर्स है, तभी वो हर्ड इम्यूनिटी आती है। अगर वो आइसोलेटेड ग्रुप में है तब नहीं आएगी। जैसे कि स्लम पूरा बच गया, स्लम के अंदर एक भी इन्फेक्टेड पर्सन जाएगा वो सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो स्लम के लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं तब वो बच जाएंगे, लेकिन एक स्लम आइसोलेटेड है वो इन्फेक्टेड बहुत जल्दी हो सकता है और उसमें वेव भी आ सकती है। तो वही है कि हमारा रूरल पॉपुलेशन अगर पूरा अछूता है तो जैसे ही उसके अंदर इन्फेक्शन फैलेगा पूरा का पूरा उसमें इन्फेक्शन आएगा। जैसे कि अभी हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं कि जो कभी भी नहीं उसमें इन्फेक्शन हुआ था, इमीडिएटली उसके अंदर बढ़ गया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट है, केरल है, कर्नाटक में भी कुछ जहां हैं या अन्य जिले, वो तो बहुत फैले हुए हैं। वहां पर इस समय इतना भयावह रूप है और इतनी कोशिशों के बाद भी वो रुक नहीं रहा है। तो क्या वजह? वहां तो सब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में तो समझा जा सकता है कि एक को हुआ तो 50 लोगों को एक साथ ले लेगा, और 50 फिर 500 को, 500 फिर 50,000 को ले लेंगे। लेकिन वहां तो फिर ग्रुप में लोग अलग अलग काफी छितरे हुए रह रहे हैं। तो वहां क्यों इतना भयावह रूप है अभी? जो ये इलाके हैं जहां पर पॉपुलेशन हमारी कम होती है, वो रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज हैं, उसमें इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता फैलता है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी स्पार्स है। ये ध्यान रहे कि हमारा ये वायरस किसी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे तो इन्फेक्शन होगा या वैक्सीन से हम कवर होंगे, सभी लोगों को इन्फेक्शन होना है। अगर हम किसी तरह के तरीके से उनको छुपा के रखें, जैसा कि हमने फर्स्ट में कोशिश की थी, जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हमने जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पस ये था कि हम उन्हें
छुपाए जिससे कि इन्फेक्शन इतना तेजी से ना फैले। वही अगर हम आज भी ये करते हैं कि वो छुप के रहें लोग, तो कुछ दिन हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन वो हमेशा छुप के रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ये छुप के रखने का पर्पस ये था कि स्लोली इन्फेक्शन फैले, दूसरा ये कि तब तक शायद वैक्सीन आ जाए। अब वैक्सीन आ गई तो चाहिए कि हम उन लोगों को जल्दी से वैक्सीनेट करें। जल्दी से वैक्सीनेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को छुप के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा छुप के नहीं रह सकते, या कहना चाहिए पॉपुलेशन को छुपा के नहीं रख सकते। अब वायरस इतना छोटा माइन्यूट है और इन्फेक्टिविटी उसकी इतनी अच्छी है, तो वो दूर दराज एरियाज में भी जाएगा। सभी लोगों को इन्फेक्शन होगा तभी हमारे को इम्यूनिटी मिलेगी, या फिर हमारे को वैक्सीन तुरंत लगना चाहिए सबको, तब हमारे को इम्यूनिटी मिलेगी। अब तो WHO ने भी चेतावनी दे दी है कि तीसरी लहर आ गई है। ऑस्ट्रेलिया का, यूके का उसने उदाहरण दिया है और कहा है कि ब्रिटेन वगैरह में जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं वो तीसरी लहर का ही है। कहीं ये तो नहीं लगता है, कई बार ऐसी चीजें लगती हैं और बीच बीच में ये भी लगता है कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग रही तो हम लोग कंपैरेटिवली कम उसकी पकड़ में रहे, और बाकी देश या लोग जो हैं वो ज्यादा उसकी चपेट में आए। आपका मैं फिर दोबारा से वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने शुरू किया था, कि दिल्ली के अंदर हमने 4 लहर देखी है और बहुत अच्छी लहर देखी है। वो अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो आपको मिलेगा अच्छे से। वो इंडिकेट करती है कि वो एक तो वायरस पे निर्भर करता है और दूसरा ह्यूमन पॉपुलेशन के बिहेवियर पे निर्भर करता है। यही है कि पूरे देश, देखो हमारा जो दिल्ली है वो इक्विवेलेंट टू एनी कंट्री, या कहना चाहिए हमारा उत्तर प्रदेश वो इक्विवेलेंट टू बिग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके अंदर जो वेरिएशन आते हैं वो वेरिएशन आपको तीसरी लहर, चौथी लहर वहां पर दिखेगी जैसा उसका ह्यूमन बिहेवियर होगा। अब यही हमने देखा है कि वायरस वहां पर, जैसे डेल्टा वायरस अब वहां पर फैल रहा है, 110 कंट्री के अंदर डेल्टा पहुंच चुका है, अब वो तेजी से फैलेगा। तो जो यूके के अंदर या यूरोप के अंदर जो लोग छुप गए थे उन लोगों को इन्फेक्शन होगा, है ना। अभी वो आ गए, खुल के काम कर रहे हैं सब, तो उनको इन्फेक्शन वो होगा। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एक अजनबी चीज हो रही है। ये उसी तरह से हो रहा है जैसे हमने दिल्ली के अंदर ऑब्जर्व किया था, और उसके 2 मेजर फैक्टर होते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर और दूसरा वायरस का वेरिएंट। वायरस का वेरिएंट वहां पहुंचा, ह्यूमन बिहेवियर उनका जैसा दिल्ली में हुआ वैसा वहां होगा, तो वो वेव वहां दिखेगी। तो ऐसा है कि इसके लिए हमें डरना नहीं चाहिए। वो बस यही है कि हमारे को ये अच्छी बात है कि हमने जो फर्स्ट वेव के अंदर मॉर्टेलिटी देखी थी, या जो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेक्शन देखा था कि बच्चों में कितना होता है, बड़ों में कितना होता है, बूढ़ों के अंदर कितना होता है, ये बड़े अच्छी स्टडी हमारी भी हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल में, कि दूसरी लहर के अंदर भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा पहली वेव के अंदर था। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर बढ़ा है सिर्फ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है। तो कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से ज्यादा। आपकी हमारी जो मॉर्टेलिटी ज्यादा दिखी वो इसलिए क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है। अगर जैसे हर रोज 100 केस होते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो 1 लाख केस हो गए, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो डेथ हुई है वो ज्यादा हो गई, हमें दिखती है, और उनको हम मैनेज नहीं कर पाए। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं निकला, है ना, जो अभी हमारी स्टडी मिली है। तो वही है कि जो हमारे दूसरे देशों में लहर आ रही है वो बिल्कुल इंडिया के दिल्ली जैसी लहर होंगी, या आप बिल्कुल देख लेना, मतलब कि हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। एक डॉक्टर साहब, एक दूसरी लहर के दौरान जो सबसे घातक बातचीत थी वो ये थी कि जो वेरिएंट था या वायरस था वो आपके लंग्स को सीधे प्रभावित करता था और जान ले लेता था। अगर मान लीजिए उस समय जान नहीं ली तो पता लगता था कि महीने भर बाद जो है आपके लंग्स की वजह से या उसकी प्रॉब्लम हुई, और फिर वो हार्ट अटैक के रूप में हो जाने की आशंकाएं रही हैं। क्या ये नए वेरिएंट के बाद लंग्स के अलावा किसी और अंगों को भी घातक ज्यादा पहुंचाने की
क्षमता इसमें है, या लोगों को और कैसे सतर्क रहना चाहिए? जैसे उस दौर में तो ये था कि साहब आप उल्टा लेटिए, सांस लीजिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें करी थी, और जो हम लोग काढ़ा वगैरह थोड़ा मोटा पी रहे थे वो पीते रहे। क्या क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? खास तौर से हम सतर्कता ही बरत सकते हैं, या आप सतर्कता ही बता सकते हैं कि साहब आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, ज्यादा उत्साहित ना हो, ज्यादा पार्टियों में ना जाएं, और क्या क्या कर सकते हैं लोग? एक एक दो स्टडी अभी आई हैं जिनमें ये कुछ चीज़ें और निकल के आई हैं कि हम क्या क्या और कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सेकेंड वेरिएंट था उसमें कैपेसिटी टू अटैच टू आवर लंग टिश्यू वाज मच हायर, वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू पुराने वाले वायरस से, इसलिए लंग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहा और उससे फिर हमारी जो लंग की कंडीशंस थी वो ज़्यादा रही। और पोस्ट कोविड में अब हम देख रहे हैं कि लॉन्ग कोविड नाम से हम कहते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा अगर आपको कंटिन्यूसली उसके साइन सिम्टम होते हैं और उसमें बॉडी के हर जो सिस्टम है उससे रिलेटेड हमारे को प्रॉब्लम रही है, और उसमें आपको सबको मालूम है कि उसमें जो फंगल इन्फेक्शन रहा वो भी इसलिए हुआ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किया। और उसी को चलते हुए मैंने ये बात भी कही कि ऐसे इन्फेक्शन होंगे जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो सारे इन्फेक्शन हो पाएंगे जो इम्यूनिटी कम होने में होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर डायरियल इन्फेक्शन हो गया या कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो गया, ये सारे बढ़ेंगे। अब उनको कम करने के लिए अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उनको रोक के रखने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि हमारी जो इम्यूनिटी कम हो गई है उसको तुरंत आप एक्टिवेट करें, इम्यूनिटी को ठीक रखें। दूसरा ये कि आप अपने आप को ध्यान रहे कि इन चीज़ों के एक्सपोजर ना हो, जैसे कि आपको सफाई बहुत ज़्यादा रखनी है, आपको उन लोगों से दूर रहना है जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जैसे टीबी का मरीज़ है या फंगल इन्फेक्शन है या फिर स्किन की कोई डिजीज़ है। आपको अपने खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इन्फेक्शन हमारे को खाने से भी आता है, पानी से आता है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ हमने और देखी कि आपको इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करने के लिए एक अच्छी स्लीप, एक अच्छा व्यायाम, एक खाने का तरीका और खाने की चीज़ें, और आपको लाइफ स्टाइल आपको जो चेंज करनी है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक हमने बहुत अच्छी स्टडी की और उसमें पाया कि आपकी जो विटामिन डी लेवल है वो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए और इन्फेक्शन में लड़ने की शक्ति को प्रदान करने के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। और क्योंकि हम घर में बहुत दिनों से रहे और हमारा जो धूप का एक्सपोजर है वो ना के बराबर रहा, तो हमारे ज़्यादातर लोगों के अंदर, बच्चों में भी और बड़ों में भी, सब लोगों में विटामिन डी की लेवल बहुत कम हो गया। उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत कमज़ोर हो गया और हमारी जो फाइटिंग पावर है विद इन्फेक्शन कम हो गई। तो हम ये चाहेंगे कि लोग बहुत अच्छी तादाद में विटामिन डी का सेवन करें, और उसका एक तरीका है कि एक तो अपने भोजन के अंदर वो लें, या अगर प्रिपरेशन अवेलेबल है जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में अवेलेबल हैं, बहुत ही सस्ती दवाएं अवेलेबल हैं जिनको आप ले सकते हैं, और किसी डॉक्टर से सलाह लेकर आप बहुत अच्छे हाई डोज विटामिन डी लें। या फिर जैसे तिल है या फिर आपका दूध की बनी चीज़ है या एक्सपोजर टू सन है, कम से कम आधे घंटे का अगर आप एक्सपोज करते हैं सन से तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होता है। ये देखा गया कि आपको विटामिन डी के अलावा विटामिन सी, विटामिन ए, इनके जो फंक्शन है वो भी काफ़ी हद तक विटामिन डी के फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो अगर आप संतुलित आहार खाते हैं उसमें बहुत ध्यान रहे कि आपको हरी सब्जियां और ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अपना जो स्ट्रेस लेवल है और अपना स्लीपिंग पैटर्न है उसको बहुत अच्छा रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इन फ्यूचर। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप लोगों को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, और आप बड़े इतना भयावह होने की आशंका के बाद भी आप उससे कहते हैं कि आप हम सब लोग जो हैं वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, धूप में रहें,
और सिर्फ खूबसूरत बने रहने के लिए धूप में ना जाएं, ये आजकल बड़ा फैशन है बच्चों में और खास तौर से महिलाओं में कि नहीं नहीं धूप से बचना चाहिए। तो धूप से बचे नहीं, फिलहाल धूप से बचने का समय नहीं है, धूप के साथ रहने में समय है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे और ये जो आने वाली लड़ाई है उससे ठीक से लड़ सकेंगे। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब कि आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।